हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। देखिए, आज जो क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं ये 2022 का है। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। आपको 2023 का पेपर मिल चुका है, 2021 का है, 2022 का रह गया था तो ये भी आज करा रहे हैं। ठीक है। देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था आपका कब हुआ था? ये हुआ था 17/7/2022 को। ठीक, तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक पेपर में बता दिए हैं बस। 720 नंबर का पेपर होता है आपका, ये आपको पता है। 50 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं 50 आते हैं, 45 करने होते हैं, मतलब 180 मार्क्स का आता है आपका केमिस्ट्री। टाइम जो होता है वो आपका 3 घंटे 20 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 300 मिनट का टाइम होता है। कितनी मिनट होती हैं? 300 मिनट। और क्वेश्चन कितने होते हैं? 300 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुँचते हैं बस डायरेक्टली। ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। एक बात तो ये याद रखिए, डाइबोरेन क्या होता है? डाइबोरेन, ठीक, डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। ठीक है, मतलब अगर हम BH3 जो होता है BH3 को डाइमेराइज कर दें तो आपको क्या मिलता है? B2H6। क्या करते हैं? डाइमेराइज करते हैं तो क्या मिलता है आपको? B2H6। अब यहीं से सबसे पहली बात, डाइमेराइज होता क्यों है? रीजन समझिएगा। डाइमेराइज क्यों होता है B2H6, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए। हम ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले B2H6 की या BH3 के ही बारे में सारी चीजें पढ़ लें। देखो भाई, जो BH3 होता है, BH3 ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। कैसे होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? यहां पर क्या होंगे? 3 H होंगे। H होंगे तो B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, और बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसी की वजह से क्या करेगा? ये डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज होकर क्या बनाएगा? B2H6 बनाएगा। ठीक है, डाइमराइज कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक तो वो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता सेंट्रल एटम का, और दूसरे कौन? जो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रखते हैं, जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? डाइमराइज हो जाते हैं, है ना। अब B2H6 के बारे में और क्या क्या जानना जरूरी है। B2H6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है, देखिए, B2H6 की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहीं से। यहां पर क्या बनती है? B2H6 की ये स्ट्रक्चर बनती है। अब आपको देखने में लग रहा होगा यहां पर कि B2H6 जो है वो क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। कैसे बॉन्ड बना रहा है? B2H6 में हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन देखो बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, जो कि बना नहीं सकता। ठीक है, तो यहां क्या होता है? यहां एक्चुअली जो ये बॉन्ड बनता है ये कुछ इस तरह का बॉन्ड होता है, और इसे बोला जाता है बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। B2H6 में कैसा बॉन्ड होता है? बनाना बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और किस में होता है? Al2Cl6 में भी ये बॉन्ड होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है आपका 120 डिग्री का। याद रखने वाले पॉइंट बता रहे हैं सारे। ये जो एंगल होता है ये होता है 97 डिग्री का। याद रखने वाले पॉइंट है। ये जो BH यहाँ बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 119 PM की, पिकोमीटर की। ठीक है, और ये बीच वाली जो होती है यहाँ जो चल रही है ये कितनी होती है? 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। ठीक, एक और चीज ध्यान रखनी है बस यहां से, इंपॉर्टेंट चीज। B2H6 जो होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जबकि आपका BH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एक याद रखने वाली बात यह है, यानी कि जब डाइमराइज हो जाता है तो इसका जो बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखने वाली बात है। BH3 का जो होता है वो sp2 होता है, B2H6 का होता है sp3। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं यहाँ से सारे आपको बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ से छांटना क्या था? विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन। देखो क्या कह रहा है? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स। बिल्कुल सही बात है। देखो स्ट्रक्चर बना चुके हैं तो पहला पॉइंट तो आपका सही हो जाता है। बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दोनों के दोनों
एटम क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। मैंने तो अभी बताया है भाई आपको, B2S6 में sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होते, क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, है ना। तो यही स्टेटमेंट क्या है आपका, यही गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है sp2 की जगह क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, अगर करेक्ट स्टेटमेंट होता तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। रॉन्ग आंसर के मतलब इसके जो गलत स्टेटमेंट के साथ जाएंगे जैसा कि पूछा गया था, तो आपका बी आंसर यहाँ से यानी कि सेकंड आंसर यहाँ से ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए 52 के साथ चलते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्या है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। असर्शन क्या कह रहा है कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, ICl। ठीक, अब इसके लिए भी एक फैक्ट ध्यान रखिए, जो आपका ICl होता है, ICl क्या है, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो हैलोजन हैलोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, दो हैलोजन आपको दिखाई दें, उसी को क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के होते हैं, एक होता है आपका AX टाइप, एक होता है AX2 टाइप, एक होता है AX3 टाइप, नहीं AX3 टाइप, AX5 टाइप, AX7 टाइप, ये होते हैं AX, AX3, AX5, AX7। ठीक, अब जो यहाँ A होगा वो हैलोजन एटम होगा जिसकी रेडियस बड़ी हो, यानी कि साइज बड़ा हो। A का मतलब है हैलोजन एटम विद लार्जर साइज, और X का मतलब क्या है, हैलोजन एटम विद स्मॉलर साइज। क्लियर। तो यहाँ जो बात कही गई है आपकी, क्या बात कही गई कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, बिल्कुल सही बात है, ICl ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो I2 में I के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और I के बीच में बॉन्डिंग है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बनेगा। सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, नॉन पोलर, यानी कि टूटेगा तो बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जबकि ICl के बीच में ऐसा नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ठीक है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। पोलैरिटी की वजह से ये क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो स्टेटमेंट पहला वाला हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ICl इज वीकर देन I बॉन्ड। अभी यही बात बताई थी, तो बेटे बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। देखिएगा, जो आपका रीजन है आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, यही तो मैंने बताया था कि ICl का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, किसकी वजह से, पोलैरिटी की वजह से, बिकॉज इट इज पोलर। बट इन I सिंगल बॉन्ड I द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा, देखो बिल्कुल किसके साथ जाएगा, दोनों सही हैं आपके और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर जो जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 53। 53, इन वन मोलल सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज। ठीक है, वन मोलल सॉल्यूशन है, वन मोलल मतलब मोलैलिटी दी हुई है आपको 1, मोलैलिटी कितनी दी हुई है, मोलैलिटी इज इक्वल टू दी हुई है 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं सोल्यूट के, यानी कि NB इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 0.5। क्लियर है, क्लियर है बेटा। निकालना क्या है आपको, मास निकालना है, यानी कि WA निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक, किस में निकालना है, ग्राम में। तो पहली बात तो ये है कि आपकी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि NB अपॉन यहाँ क्या होता है, WA अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है 1000, क्योंकि ये मास जो रखा जाएगा वो ग्राम में रखा जाएगा, केजी में करने के लिए क्या बना दिया जाता है, यहाँ ये लगा दिया जाता है। ठीक, तो मोलैलिटी आपको क्या दी हुई है यहाँ पर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन WA। बस आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ। देखो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 इज इक्वल टू NV की वैल्यू क्या थी, 0.5 इंटू 1000 अपॉन WA, यही कैलकुलेट करना था।
ठीक है, यही क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो WA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, WA इज इक्वल टू आ जाएगा 500 ग्राम, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का कितना है मास, वो है आपका 500 ग्राम। देखिए कौन सा आंसर है, ये रहा आंसर, आंसर नंबर 4। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है 55। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए बेटा, डी ऑर्बिटल की बात की गई है, पहले तो आप डी ऑर्बिटल ही समझ लें। डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी के 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ये रहे 5 ऑर्बिटल। और 5 ऑर्बिटल होते कौन कौन से हैं ये, पहला तो होता है आपका dx/, दूसरा होता है d/z, और तीसरा होता है dz(x), चौथा होता है dx² माइनस y², और उसके बाद है dz²। ठीक, क्या कहा गया है, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन द फ्री स्टेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको निकालना है यहां से गलत वाला। द शेप्स ऑफ dx/, dy/z, dz(x) ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² माइनस y² dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, यही स्टेटमेंट गलत है बेटा। क्यों गलत है आप ये समझिए कि आपका जो dx/, dy/z, dz(x) होते हैं, उनके लॉब्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, और उनकी शेप जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। बट जो x² dx² माइनस y² और dz² हैं, उनके लॉब्स क्या होते हैं, लॉब्स की बात कर रहे हैं, लॉब्स क्या होते हैं उनके, अलोंग द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। मतलब ये क्या होंगे, ये तो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक, तो ये तो होंगे सेम, और ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस, तो ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का जाएगा सेकंड। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। What mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following reaction। एक रिएक्शन आपको दी गई है, क्या रिएक्शन है, CaCO3 की रिएक्शन किससे कराई गई है, HCl से। मिल रहा है आपको CaCl2, CO2 एंड H2O। कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना है। निकालना क्या है, मास निकालना है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखिए मास निकालना है, तो मास क्या हो गया आपका W। ठीक, और CaCO3 का मास कितना होता है, CaCO3 का मास निकाल के देख लो, CaCO3 Ca का होता है आपका 40, कार्बन का होता है 12, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3 × 16, कितना आ जाएगा टोटल 100। ठीक है, तो W/100, और कितना परसेंट है, 95%, तो परसेंट में क्या हो जाएगा 95/100। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5, और ml कितना है 50। क्लियर है, ml का क्या बना लें, लीटर बना लें, तो 10⁻³ से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। देखिए भाई यहां क्या किया गया है, स्टार्टिंग में मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स बन गए। ये क्या दिया हुआ है आपको, परसेंटेज में दिया हुआ था। ठीक, 95/100 हो गया, 0.5 आपकी कंसंट्रेशन हो गई,
5 आपका 50 क्या हो गया ml, ml का हमने क्या बना लिया लीटर, ठीक है, इतना हो गया, इतना ही तो हुआ है, ठीक। अब ये देखिए इधर कितने मोल्स हैं HCl के, 2 ही मोल है ना, तो 2 मोल्स न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 1 मोल को, ठीक है। तो 1 मोल कितने को न्यूट्रलाइज करेगा, आधे को, तो 1/2 से और मल्टीप्लाई कर लें आप यहाँ। अब देख लीजिए क्या क्या आ रहा है यहाँ से, 2 से ये गया 25 बार, यहाँ आ जाएगा 95 इंटू W अपॉन 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3। किसकी वैल्यू निकालनी है, W की। W की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू, नीचे तो 95 आएगा, ऊपर सारी चीज़ें चली जाएंगी, 10 इंटू 0.5 इंटू 25, ठीक है। इन 3 पावर से क्या हो गई होंगी, ये 3 0 कैंसिल हो गए होंगे, तो इसीलिए 10 आ गया है, ठीक। आगे क्या आएगा, 5 इंटू 25 अपॉन 95, दैट इज W इज इक्वल टू 125 अपॉन 95, ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.315 ग्राम। 1.315 ग्राम कहाँ पर है, देख लीजिएगा, 1.315 को सीधा लिख दिया होगा 2, तो आंसर कौन सा आएगा 4, फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। 1.25 नहीं होगा, 1.33 तो इसमें ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, और बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन किसकी कराई गई है, CO2 की कराई गई है, किससे, RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक। बताना क्या है इसमें, रिएक्शन करा दी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दी, बाई है, व्हाट इज बाई इन द अबव रिएक्शन, बाई क्या है ये बताना। चलो बताते हैं भाई, C डबल बॉन्ड O ये रहा, डबल बॉन्ड O ये रहा, इसकी रिएक्शन करा दें RMgX से, तो R तो हमेशा जाता है C पर, ठीक, और MgBr कहाँ पर जाता है, MgBr जाता है O पर, जब भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होती है। तो यहाँ जो बनेगा आपका बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OMgX, ठीक है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब इसमें से देख लीजिए आपका आंसर कौन सा जा रहा है, मतलब बन गया RCOOMgX, तो आंसर जो जा रहा है वो कौन से के साथ जा रहा है, ऑप्शन 3 के साथ जा रहा है। देखो R भी है यहाँ, COOMgX, यही तो बन रहा है RCOOMgX। क्लियर है बेटा, और कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास है नहीं। फोर्थ वाले में आपका R3 हो गया है, इसमें RCOO पूरे का होल ट्वाइस हो गया है, यहाँ पर RCOOX आ गया है, Mg गायब हो गया है, तो आंसर जो जाएगा वो 3rd ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 मैच वाला है बेटा, मैच करना है आपको 58 में, तो ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 को किससे मैच करना है, लिस्ट 2 से। देखो भाई Li है आपका, Li क्या है, होता है, किस चीज में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल काइनेटिक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ी होंगी वहां लिथियम सेल भी पढ़ा होगा, तो लिथियम किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किया जाता है। इसको मिला दीजिए इससे सीधा सीधा, ठीक। अब बात आती है सोडियम की, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम की बात आती है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम कहाँ यूज होता है, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम। बात करते हैं आपके KOH की, तो KOH क्या करता है, CO2 का एब्जॉर्प्शन करता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रही CO2, इसका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। बाकी बेटा एक बच गया है, उसको उसी से मिला दीजिए,
सीजियम क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है ना। तो फर्स्ट वाले के साथ कौन सा जा रहा है आपका सेकंड, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ तो एक पहला ही अगर आपको याद था, अगर आपको पहला ही याद होता तो आपका ऑप्शन बन जाता। देखिए कितना बढ़िया दिया है, ए में क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 62 पर, ठीक है। 58 के बाद 62 बेटे बीच के क्वेश्चन जो होंगे वो डिलीटेड सिलेबस से होंगे। मतलब जो पहले तो 2022 में डिलीट नहीं थे कुछ चैप्टर्स, अब तो डिलीट हो गए हैं ना, तो वो सिलेबस क्या रहा होगा, वो डिलीटेड वाला रहा होगा। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 62। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस बिकॉज ऑफ वंडर वीक molecular association in the aldehydes and ketones due to the dipole-dipole interactions। ठीक, क्या कह रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिनका मोलिकुलर मास लगभग एक जैसा हो। और रीज़न क्या होता है, वीक मोलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स, और वो भी किसकी वजह से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से। तो आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल, ठीक। और अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है। जो आपके CHO ग्रुप होता है या आपका क्या होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, एल्केन से, ठीक है। किससे होता है, हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे हाइड्रोकार्बन से। और इनका क्या होता है, कम होता है किससे, अल्कोहल से। रीज़न क्या है, अल्कोहल्स में एक बॉन्डिंग होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका MPBP क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ स्टेटमेंट आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है यहाँ कोई सा भी। तो आंसर जो जाएगा आपका यहाँ से 62 का जाएगा थर्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 चिंदी सा क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर है आपका 119, इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्या है 119, ठीक। देखिए जब 1 आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अन, और फिर 1 आएगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अन, ठीक है, अन अन, ठीक। क्या यूज करेंगे, अन अन यूज करेंगे। और फिर आपका जो 9 है उसके लिए क्या यूज करेंगे, ENN। ऐसा देख लीजिए कहाँ आ रहा है ये चीज, क्या कहाँ आ रही है, देखो इसमें अन 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 3 बार आ गया तो ये तो होगा नहीं। इसमें क्या आया, अन अन आया, उसके बाद क्या आया, ओक्टी आया, ओक्ट OCT, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें आया अन अन और उसके बाद क्या आया, ENN, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बाद में IUM तो ऐड ही करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, इसके बाद जो क्वेश्चन आया वो आपका 65। कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, Cu Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag आर इतने इतने सबके दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये आपको बतानी है, कौन सी वाली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कौन सी वाली नहीं है ये देखना है भाई। देखो इसका एक फिनोमिना होता है, पहले एक फिनोमिना समझो। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। देखो भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, मान लिया आपने यहाँ ले लिया CuSO4 और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, इसकी रिएक्शन सपोज दैट Zn से करा दी, तो आपका ZnSO4 बन जाएगा और इसमें से Cu निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है,
ठीक। लेकिन अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरह से करा दी जाए, Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और कम रिएक्टिव मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। अब देख लीजिए यहां, देखो पहले में Fe को रिमूव कर रहा है कौन, Zn, तो आप देख लीजिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। Zn आपका दूसरे नंबर पर आया था, दूसरे नंबर की वैल्यू क्या है, -0.76 है, जबकि आयरन की क्या है 0.44, तो ये कर देगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब निगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू आपको दिख रही होगी, निगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहला वाला तो आपका पॉसिबल है। ये वाली रिएक्शन थर्ड वाली आपको मैंने बता दी, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन भी, जिंक भी ज़्यादा होता है ना। पॉसिबल कौन सी नहीं है, ये वाली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। कॉपर की रिएक्टिविटी Ag से ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में Ag कॉपर से नीचे आता है। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव मेटल्स उसको निकाल नहीं पाएंगे। आंसर जो जाएगा सेकंड के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, एक मेथड होता है जेल्डाल मेथड, किस लिए यूज किया जाता है, एस्टिमेशन के लिए, वो भी किसके, नाइट्रोजन के। कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, ये बताना है। देखो भाई, ये मेथड किस किस चीज में यूज किया जाता है, एक तो क्या होना चाहिए आपका NO2 ग्रुप, किसके लिए, NO2 ग्रुप के लिए भी यूज किया जाता है। कौन सा, जेल्डाल, सॉरी जेल्डाल मेथड जो होता है, देखो NO2 वाला ग्रुप जो होता है इसमें यूज में नहीं लाया जाता, यूज में लाया जाता है, मैंने गलत बोल दिया है, यूज में नहीं लाया जाता है, किसमें, NO2 में। और किसमें, जो N डबल बॉन्ड N ये वाले होते हैं, इनके यूज में नहीं लाया जाता, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर किसके यूज में लाया जाएगा, इसमें जो NH2 है, NH2 के यूज में लाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा वो फर्स्ट आपका यहां से जाएगा करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ अ रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या बताना, द बाई एंड एक्स एक्सेस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। देखो भाई, जो ये ग्राफ बना हुआ है इसमें यहां क्या रखा जाएगा, एक्स की जगह पर तो होना चाहिए कंसंट्रेशन, क्या होगा, कंसंट्रेशन, और बाई की जगह पे क्या होगा, बाई की जगह पर होगा टी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, और रिएक्शन जो होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, रिएक्शन जो होनी चाहिए वो कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक, रिएक्शन क्या होगी यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर की। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ, जीरो ऑर्डर सब में दिया हुआ है, पहले कैसे दिया हुआ है, बाई क्या होगा, जब रेट होगा, और एक्स क्या होगी, कंसंट्रेशन, तो होगी जीरो ऑर्डर, और आगे क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर कब होगी, जब मैंने बताया आपको कि एक्स की जगह आ जाए कंसंट्रेशन और बाई की जगह आ जाए आपका, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ क्या होगी, जीरो ऑर्डर, ऑप्शन जो जाएगा फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, अगर बाई की जगह बिल्कुल ऐसे ही बना लें, और बाई की जगह क्या रख दें आप, बाई की जगह यहाँ रख दें रेट, और यहाँ रख दें कंसंट्रेशन, तो क्या होगी, रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर। ठीक, जो इस टाइम मैंने आपको ऊपर बताया है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर है 67। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले समझिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। भाई देखिए, कोई भी कंपाउंड है, सॉरी कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने क्या बोला आपको, जैसे बोल दिया सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281,
देखो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब इसको एनर्जी दी जाएगी। मतलब आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। अर्थात गैसियस स्टेट में किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। तो ये कह रहा है एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स कौन कौन सी हैं, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, इनकी बात ये कर रहा है। तो क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो स्टेटमेंट है आपका सही। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली, ये भी बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये फिनोमिना भी आपका डिक्रीज होता जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो Li होगा, लिथियम, ये भी बिल्कुल ठीक है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दियर हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात है। अगर Na की रिएक्शन आप वाटर से करा दें तो आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा, है ना। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे और क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट ये भी सही है आपका, एल्कली मिलेंगी, हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। गलत कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KO2 K इन KO2 इज +4, ये नहीं होती भाई। क्यों नहीं होती, देखो अगर KO2 को आप तोड़ोगे, तोड़ लो, क्या मिलेगा, K पॉजिटिव प्लस O2 1 निगेटिव, यही तो मिला। तो K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, यहाँ जितना चार्ज होता है तो K की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, यही स्टेटमेंट है आपका गलत, ठीक। और गलत वाला ही पूछा था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 4, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, IUPAC नाम बताना है कंपाउंड का। 69 बेटे जितने मिसिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिलीटेड सिलेबस से हैं, उन्हें हमने रखा ही नहीं है, बाद में छोड़ने पड़ेंगे बिना फालतू के, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनकी। कंपाउंड है, देखिए बिग ब्रैकेट AgH2O का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस, ठीक। इसका IUPAC नेम क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इसी को ले लो, जो पहली ब्रैकेट होती है उसका नाम पहले आता है। 2 है तो 2 के लिए आ जाएगा डाई, और उस H2O के लिए आ जाएगा एक्वा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्वा। और यहां दिया हुआ क्या है, Ag दिया हुआ है, तो Ag का नाम क्या होता है, सिल्वर। उसके बाद यहां ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दी। दूसरे वाले का नाम लिखेंगे, उसका क्या है, डाइसाइनो, डाइसाइनो या साइनाइडो, साइनाइडो दिया हुआ है तो साइनाइडो लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अर्जेंटेट, दूसरे वाले में 8 लगेगा, और उसके बाद क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या देखेंगे, दोनों जो कंपाउंड हैं इनमें जो होता है पहले पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी फर्स्ट आ जाएगी और यहाँ भी फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। चार्ज का ध्यान रखना पड़ता है हमें, एक एक यहाँ चार्ज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेम हो जाएगा डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। आंसर कौन सा जाएगा 69 का, 69 का आंसर जाएगा बी के साथ, सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है वो आपको छांटना है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान रखिए, डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं सिंगल, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं डबल। इसीलिए आपका जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और डायमंड क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में आपका बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे होगा भाई, जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा वही क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट। और करेक्ट वाला इसमें पूछा गया था तो आगे पढ़ेंगे ही नहीं भाई। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट, तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूं। डायमंड ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज नहीं किया जाता, ग्रेफाइट किया जाता है। करेक्ट भी करते चलते हैं इनको। कौन यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है।
डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव टू डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी गलत है बेटा। टू डायमेंशनल नेटवर्क नहीं, थ्री डायमेंशनल, 3D स्ट्रक्चर होती है इनकी। डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, भाई दोनों के दोनों कोवलेंट होते हैं, ठीक है, तो समझ जाइएगा दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोवलेंट। ग्रेफाइट भी आपका कोवलेंट होता है, ये भी आयनिक नहीं होता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72, क्वेश्चन नंबर आपका 72 के साथ चलेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लीजिए अब पूरा आ गया है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो क्या देती हैं, डायजोनियम सॉल्ट देती हैं, डायजोनियम सॉल्ट देती हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन कैसे, जैसे आप RNH2 की रिएक्शन करा दें, किससे करा दें, HNO2 से, तो आपका आगे जो बनेगा क्या बनेगा, RN2Cl। लेकिन क्या होगा ये क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, कौन सी, कि अनस्टेबल होगा, है ना। अगर एरोमेटिक होते हैं तो स्टेबल होता है, ये ध्यान रखिए। एरोमेटिक होगा तो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, एलिफेटिक होगा तो अनस्टेबल बनेगा। याद रखने वाली बात है आपकी ये, ठीक। आगे क्या कह रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव द 300 केल्विन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, यहां से बिल्कुल आपको सही स्टेटमेंट छांटना है। देखो यहां एक छोटी सी मिस्टेक की गई है। यहां क्या है, ये कहा गया है 300 केल्विन पर ये क्या होता है, स्टेबल होता है, जबकि क्या है, डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो 300 केल्विन पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 300 केल्विन पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो आंसर जो जाएगा यहां से ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल बेटा छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है Gd, एटॉमिक नंबर 64। तो गैडोलिनियम की बात कर रहे हैं, इसकी क्या होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। भाई इसकी एक और बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें जो होते हैं 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं गैडोलियम की। एक तो बात याद ये रखिएगा, क्या होते हैं, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बात आती है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d1 और क्या होता है 6s2, ये बनता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे हो जाएंगे, आपके f में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ऑर्बिटल बन जाएंगे, सातों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और d के 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें भी क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, s में आपके पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, d में ज़्यादा भर दी भाई साहब, सही करते हैं इसको, d में एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। एक फैक्ट ये भी है कि गैडोलियम के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी 8। कह रहा है इसकी लो वैल्यू होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है बेटा, इसका कारण होता है आपका हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। क्या होती है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीसरा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से निकलेगा, आपका
वो निकलेगा 3D7 से, सॉरी 4F7 से। किससे किससे निकलेगा? 4F7 से। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। पहले क्या दिया गया है? MgH2। देखो भाई MgH2 में क्या होता है? Mg2 पॉजिटिव बनेगा यहाँ और प्लस 2H1 निगेटिव बनेगा। तो कैसा हो जाता है? ये हो जाता है आयनिक। सीधा किसके साथ जाएगा? आयनिक का। GeH4 क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन प्रीसियस होता है। GeH2 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। प्रीसियस नहीं बोलते इसको, बोलते हैं प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। B2H6 की बात अभी अभी आपको बताई थी। B2H6 कैसा होगा आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब बचा HF। HF क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक, मिला लीजिए। फर्स्ट वाले में आपका 4th आ रहा है और ऐसा ऑप्शन आपके पास एक ही है ना। क्वेश्चन बहुत आसान आए हुए हैं, या ऐसा नहीं था कि मैचिंग वाले में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चलिए फिर से मैचिंग वाला है, फिर से एक मैचिंग वाला आ गया। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से फिर से मैच करना है। देखो साइनोहाइड्रिन कब बनता है? साइनोहाइड्रिन समझिए बनेगा कब? साइनोहाइड्रिन कब बनेगा? देखिए कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, ये जब रिएक्शन करता है HCN से, तो H कहाँ जाता है? O पर, और C कहाँ जाता है? C पर। तो कंपाउंड क्या बन जाता है? H। कंपाउंड क्या बन जाता है? COH CnH। तो इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन को किससे मैच करेंगे भाई? HCN से। सीधा सीधा HCN के पास चला गया। ठीक है। ऑक्साइम कब बनता है? ऑक्साइम का भी समझ लीजिए कि आपका कोई C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप किससे कर दें? NH2OH से कर दें। कर दी NH2OH से। करेंगे तो यहाँ से ये वाला और ये वाला H2 निकल जाएगा, बन जाएगा आगे C डबल बॉन्ड NOH। तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, H2O यहाँ से निकल गया है। तो ये भी देख लीजिए आपका ऑक्साइम किससे मैच करेगा? ये मैं समझता हूँ कि 2 से ही मैच करने पे आपका सब कुछ काम बन जाएगा। यहाँ से पहले में कौन सा जा रहा है? 4th। नहीं भाई, 1 से ही करने से हो गया है, सारे करने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले से ही हो गया है। फर्स्ट किससे मिला दिया है? 4th से। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ से कौन सा? सेकंड। अगर सिर्फ की बात करते हैं, सिर्फ बेस की, तो ये NH2 से मिला दीजिएगा आप। और एसिटल किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 के साथ चलेंगे भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। फिर से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का आ गया है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा तैयार करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। क्या बढ़ रहा है इनका? बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है बताएंगे। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? ये बढ़ता जा रहा है ना। यही है बात या कुछ और है भाई? ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि बढ़ रहा है, गलत बात है। क्योंकि जो आपका H2O होता है, H2O में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया है यहाँ गलत। 76 का स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया है? गलत। हाईएस्ट जो होता है यहाँ किसका होता है? वो होता है आपका H2O का, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे क्या कह रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। नहीं भाई, मोलिकुलर मास पे तो डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। आंसर जो जाएगा यहाँ से 4th के साथ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 77, देखिए चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम, क्लास 11 के चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है आपका 77। देख लीजिएगा एक बार क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 m सोडियम एसीटेट, क्या दिया गया है, सोडियम एसीटेट, और क्या दिया गया है, एसिटिक एसिड। ठीक, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दिए गए हैं। pKa भी आपका दिया गया है और pH आपको निकालना है। पहली बात तो रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है pH इज इक्वल टू pKa। ठीक है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये आपका होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को बोला क्या जाता है, हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन ये आपकी होती है। अब आपका pKa इसमें दिया हुआ है, बस आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है। pKa कितना है, 4.57। बहुत मेहनत नहीं कराते आपको, JEE की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं कराई जाती है। वहाँ तो क्या है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सिंपल आता है। देखो सॉल्ट कौन सा था, सोडियम एसीटेट, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0.10, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी, 0.01। ठीक है बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हट गया तो 10 रह गया, है ना। pH इज इक्वल टू 0.57 प्लस log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो pH इज इक्वल टू 4.57 प्लस 1, pH इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5.57। आंसर कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, थर्ड की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्या है बेटा क्वेश्चन, अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होगा, भाई लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर रहे होंगे, है ना। बस लोन पेयर बता दीजिए। भाई देखिए यहां क्या है, लोन पेयर निकालिए, सल्फर है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और कितने के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहीं को भी जोड़ के मैं आपको बता रहा हूं, कितने एफ के साथ जुड़ा हुआ है, 4 एफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या हो जाएंगे आपका 1, एक ही लोन पेयर तो बचा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी कि 1 LP है यहाँ लोन पेयर, और प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 BP हैं। लोन पेयर रिपल्सन वहीं ज्यादा होगा जहां लोन पेयर ज्यादा होंगे। ऐसे ही आपका Cl है, ClF3, तो इसमें 3 तो F जुड़ गए, ये जुड़ गए, और इसके पास लोन पेयर बचेंगे कितने, 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो यहां क्या जाएगा आपका 2 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ऐसे ही आपका XeF2, Xe ये रहा F और ये रहा F। Xe के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, दोनों बॉन्ड बना लिया, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, क्लियर है भाई। तो इसके पास कितने हो गए हैं, 3 लोन पेयर हो गए हैं, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 बॉन्ड पेयर। ऐसे ही आपका है IF5, I F F F F एंड F, और I के पास इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 7, तो लोन पेयर कितना होगा, 1, तो 1 LP होगा यहाँ, प्लस आपके 5 क्या होंगे, BP होंगे। आंसर क्या जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि लोन पेयर रिपल्सन किस में ज्यादा होगा, जिसके पास लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे। इसके पास लोन पेयर 3 है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए XeF2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, XeF2 की ज्योमेट्री कैसी होती है और शेप कैसी होती है। भाई ज्योमेट्री तो XeF2 की क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। शेप की बात करेंगे तो लीनियर होगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 79 की तरफ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कौन सा स्टेटमेंट क्या होता है, इनकरेक्ट होता है ना। इनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर। इनेंशियोमर जो होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, यही गलत है, वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। बाकी स्टेटमेंट की बात करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, बिल्कुल बात है, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसका जो नेट रोटेशन होता है वो जीरो हो जाता है। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर बोथ इन एंशियोमर, बिल्कुल सही है। बाकी सारे के सारे सही है, गलत जो है आपका वो ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंगस द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां भी फिर से क्या आ गया, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही पूछे जाते हैं भाई, इनकरेक्ट ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। H2 1 पॉजिटिव आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो क्या है, 2H है और एक H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और एक चार्ज आ गया है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 = 1। ये कह रहा O2 1 निगेटिव क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, है ना। O2 1 निगेटिव क्या होगा, डायमैग्नेटिक। भाई O2 1 निगेटिव पर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15, यानी कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ना कि डायमैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल ये सही। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, उसका एक तरीका बता रहा हूं भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, ट्रिक बता रहा हूं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अगर किसी एटम के पास आपके इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल के पास, किसी आयन के पास अगर इलेक्ट्रॉन है 8, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। 9 पर हो जाएगा 0.5, 10 पर हो जाएगा 1, इस पर हो जाएगा 1.5, इस पर हो जाएगा 2, 2.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और यहां जाके फिर से 0। बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने। कैसे, जैसे सपोज दैट N2 का आपसे पूछ लिया जाए, N2, तो एक N में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2 N है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। 14 के लिए क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। बस ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, सबके निकाल सकते हैं आप ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 जो आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following sequence of reactions is suitable to synthesize chlorobenzene? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सा यहां से मेथड जो होगा वो सुटेबल होगा, ठीक है, सबसे अच्छा मेथड। भाई बेंजीन की रिएक्शन अगर HCl से करा दें तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी भाई, ये तो गलत है। अगर NH2 की रिएक्शन HCl से करा दें, हीट कर दें, नहीं बनेगी। सुटेबल मेथड आपको देखना है। फिनोल की NaNO2 से करा दें, HCl से करा दें, CuCl से करा दें, नहीं बनेगी, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड क्या है, बेंजीन Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में कैसे बनेगी, ये रही आपकी बेंजीन, है ना। और बेंजीन का क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। तो यहां से एक H और ये वाला एक Cl निकल जाएगा। आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगी क्लोरोबेंजीन और निकल जाएगा HCl। रिएक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें, अटैकिंग स्पीसीज होगी Cl पॉजिटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। बने रहिए बेटा वीडियो में, और थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। विच कंपाउंड अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। देखिए बेटा, पिछले पेपर भी देखे हैं आपने, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन मिला है, पीछे भी मिला था, है ना। क्वेश्चन क्या मिला था आपको, पीछे भी मिला था।
एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या जरूरी है? हक्कल रूल के का पालन करना जरूरी है। कंपाउंड हक्कल रूल का पालन करना चाहिए। कैसे? 4n+2 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर होंगे तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड हक्कल रूल का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है। अब देखिए क्या है, कोई भी कंपाउंड में अगर कोई भी कार्बन, कोई कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। देखिए अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये वाला कंपाउंड यहाँ कैसा हाइब्रिडाइजेशन रखता है? sp3, और sp3 रखेगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना। क्वेश्चन नंबर 82 का जाएगा आंसर सेकंड के साथ। हक्कल रूल का पालन करके देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज। एंजाइम के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड्स। चलिए बेटा, सबसे पहली बात क्या कह दी? सबसे पहली बात आपको आंसर की मिल गई है। एंजाइम्स जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स नहीं होते, क्या होते हैं? प्रोटीन्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम बायोकैटलिस्ट भी होते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट तो सही होंगे, पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। इसी के साथ आंसर जाएगा। एंजाइम्स पॉलीसैकेराइड नहीं होते, मोनोसैकेराइड नहीं होते, डाइसैकेराइड नहीं होते, ओलिगोसैकेराइड नहीं होते। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन? इनमें से कौन सा कर्व आपको ये दिखा रहा है कि यहां वर्क क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ है। और किसके बीच में बन रहा है? P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सिस्टम कैसा है आपका? आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। ठीक है, ग्राफ देख के बताना है कहाँ वर्क मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वर्क जो जाएगा आपका ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। यहाँ क्या होगा? वर्क आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ तो प्रोसेस आपका क्या है? साइक्लिक है। ठीक है, आइसोथर्मल साइक्लिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के साथ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझिए पहले ही पॉइंट में क्या कहा गया है कि आपका ये यहां ग्रुप अटैच है OH, है ना, और इसी पर क्या अटैच है? एक और चीज की बात करें इस पे, तो इस पर क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन दैट ऑफ फिनोल। मोनोसब्स्टिट्यूटेड में यहां भाई NO2 हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊपर अगर OH आ गया तो हो सकता है मेटा पर NO2 हो, सॉरी यहां नहीं, यहां पर OH और मेटा पर आपका NO2। और मोनोसब्स्टिट्यूटेड में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि ऊपर आपका OH दिया गया है और नीचे क्या हो जाए? NO2 हो जाए। तो ये कह रहा है कि इसका एसिडिक करैक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है इन तीनों का ही, इन तीनों में से किसी का भी मान लें आप, ज़्यादा होता है। वो भी किससे होता है? फिनोल से। तो स्टेटमेंट ये तो आपका सही है बेटा, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या होता है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक, और क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाते हैं? एसिडिक करैक्टर की अगर बात करें हम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EWG के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? EDG के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है आपका यहां सही, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल will have same acidic strength as they have one नाइट्रो ग्रुप। ये कह रहा है इन तीनों के पास एक एक नाइट्रो ग्रुप है तो इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ एक जैसी होगी। बिल्कुल गलत है बेटा, पैरा वाले की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम कौन से की होगी?
ऑर्थो वाले की और सबसे कम होगी मेटा वाले की। क्यों होगी मेटा वाले की? क्योंकि मेटा पोजीशन पर आपका क्या नहीं लगता, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा यहां से कौन सा जाएगा? स्टेटमेंट आपका फर्स्ट सही हो गया है और स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 86, कंपाउंड एक्स ओन रिएक्शन विद O3 followed by ZnH2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound X is, कंपाउंड X कौन सा है? इनमें से कंपाउंड X ले लीजिए, आपका कौन सा है? ठीक, तो एक एक करके आपको कहाँ से लेना है? मिल क्या रहा है आपको? फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब HCHO। ठीक, और क्या मिल रहा है? 2-मिथाइल प्रोपेनल। 2-मिथाइल प्रोपेनल मतलब CH3 CH3 और आगे CHO, ये मिल रहा है। तो इनमें से कंपाउंड कौन सा रहा होगा? ठीक है, कंपाउंड कौन सा रहा होगा? देखो भाई, ये बनाने के लिए कंपाउंड कहाँ से टूटा होगा? कहीं एक कार्बन के बाद से टूटा होगा, तो इन जो रहा होगा वो 2 पर रहा होगा। तो 2 पर इन एक तो यहां है, एक यहां है। 2 पर नहीं, सॉरी 1 पर रहा होगा, क्योंकि एक कार्बन के पीछे से टूटा है। किस पर रहा होगा बेटे? 1 पर रहा होगा। 1 पर आपका यहां से रहा होगा। 1 पर यहां है, ये दोनों नहीं बनेंगे, अभी बताएंगे रिएक्शन करके पूरी। अब आगे 1 पे कौन से पे रहा होगा? इन्हीं की रिएक्शन करके देख लेते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? 3-मिथाइल ब्यूटबनीन। 3-मिथाइल ब्यूटबनीन ले लेते हैं। CH3 CH3 CH3, आगे क्या जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा दें किससे? O3 से। O3 से जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट समझिए, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CHO CH2O, ये बनेगा ओजोनाइड। अब इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी ZnH2O से निकलेगा H2O2, तो ये प्रोडक्ट टूट जाएगा। कहाँ से टूटेगा समझिए, ये प्रोडक्ट यहाँ से ऐसे करके टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और जो आगे प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा CH3 CH3 CHO और प्लस बन जाएगा HCHO। तो ये बेटे वही प्रोडक्ट हैं जो हमें बनाने थे, है ना? वही है, तो आंसर जाएगा इसी के साथ। अगर बेटा यहाँ डबल सेकंड पोजीशन पर होता डबल बॉन्ड, तो फॉर्मेल्डिहाइड ना बन के एसिटेल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, और आपका ये वाला एल्डिहाइड ना बन के यहाँ क्या बन जाता? कीटोन बन जाता। तो आंसर जो जाएगा वो इसी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87, क्या कहा गया है? O3 रिवर्सिबल, सॉरी 3O2 रिवर्सिबल 2O3 फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी इतना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इतनी, तो O3 की निकालनी है। तो भाई देखो, रिएक्शन से ही आप समझ लीजिए Kc कैसे निकलता है। जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर किसकी होती है? रिएक्टेंट की, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? पावर में। Kc की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है? 3 × 10⁻⁻59। और किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है? O2 की आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है O2 की कंसंट्रेशन? O2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा? O2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.040, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 3। O3 आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जिसकी आपको निकालनी है। तो यहाँ आ गया 3 × 10⁻⁻59। इसको आप क्या बोल सकते हैं? O3 की पावर आ गई 2,
इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पावर 3 भी है, तो क्या बोल सकते हैं इसको 4 इंटू 10⁻⁻2 की पूरे की पावर 3। ठीक, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻59 इज इक्वल टू O3 की पावर कितनी आ गई 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से O3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.38 इंटू 10⁻32। सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू ये आ जाएगी, ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पूरी रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 90 में। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। देखो भाई CN है, जब पहली बार में रिएक्शन होगी, क्या होगी, पहली बार में पहला रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो CN का क्या बनता है, रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या LiAlH4 H2O, तो क्या बन जाएगा CH2NH2 पहली बार में बन जाएगा पहले स्टेप में। उसके बाद क्या करा रहा है, इसकी NaNO2 HCl से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, किससे हो रही है, NaNO2 और HCl से, और एक चीज़ क्या ली गई है, H2O भी लिया गया है। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा CH2OH, क्या बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब NH2 ग्रुप का क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यहाँ Cl है, यहाँ CONH2 है, यहाँ N2Cl है, सेकंड जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 IUPAC का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किसका है, IUPAC का आपका क्वेश्चन है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका IUPAC नेम क्या होगा। भाई नंबरिंग देखो यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपका सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 क्लोरो या 1 ब्रोमो। अल्फाबेटिकली लिखा जाता है तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा 5 क्लोरो, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा हेक्सेन 3 ऑल। ये आपका बनेगा 91 का, और ये आंसर किस में है, तो आपका ऑप्शन थर्ड में है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है बेटा, बताइए। देखो क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, देखिए EN क्या है आपकी, EN एक बाइडेंटेट लिगेंड होती है। EN कैसी होती है, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, चिलेट इफेक्ट शो करती है, क्या शो करती है, चिलेट इफेक्ट शो करती है। और चिलेट इफेक्ट शो करेगी तो भाई जिसकी क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो आपको यहाँ से छांटना है। तो जितनी ज़्यादा EN होंगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। C में EN है 3 तो C की एनर्जी सबसे ज़्यादा, यहाँ EN है 2 तो इसकी एनर्जी कुछ कम,
और बी की एनर्जी क्या हो जाएगी, बी की एनर्जी बी वाले कंपाउंड की सबसे कम, क्योंकि EN क्या है, 1 है, तो आंसर जो जाएगा 92 का वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। जितना ज़्यादा चिलेट इफेक्ट उतनी ज़्यादा एनर्जी। लैम्डा पूछ लिया जाए, मतलब वेवलेंथ पूछ लिया जाए, तो उसका ऑर्डर इससे अपोजिट रहेगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये भी फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, पढ़ा हुआ है ये आपका। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज H एंड C बोथ आर द कांस्टेंट टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A equal to product, the initial concentration of A is 0.1 m, which becomes 0.001 m after 5 minutes. Rate constant for the reaction is in minute inverse is। ठीक है, ये बताना बेटे। देखो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, किसकी, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। के इज इक्वल टू 2.303 और टी की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट है, मिनट इनवर्स में ही बतानी है तो 5 ऐसे का ऐसे ही रख लीजिए। सेकंड में बतानी है तो सेकंड बनाना पड़ेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, दे रखी है आपको 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.001। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 और क्या हो गया लॉग 100। ठीक है, आगे बढ़िए। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, बस आपका सॉल्व करना बाकी रह गया। अब क्या आपको करना है, K इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4.606 और डिवाइड किससे करना है, 5 से। ठीक, 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9212 मिनट इनवर्स, और ये आपका कहीं ऑप्शन में होगा। ठीक है, कहाँ पर है, 4th नंबर पर है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 95। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द He2 पॉजिटिव आयन इज 105.8 pm, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन में। ये कह रहा है सेकंड बोहर ऑर्बिट में He2 पॉजिटिव He1 पॉजिटिव की रेडियस ये होगी, तो कह रहा है थर्ड ऑर्बिट में क्या होगी ये आपको बताना है ना। देखो फॉर्मूला समझ लीजिए पहले, Rn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, पीएम के लिए फॉर्मूला होता है। अब कौन से ऑर्बिट में निकालनी है, निकालनी कौन से ऑर्बिट में है, अच्छा सेकंड ऑर्बिट में जो दे रखी है वो ये दे रखी है। सेकंड ऑर्बिट में क्या है आपकी 105.8 वैल्यू रख दी इसकी, 5.52.9 और कौन से में है, सेकंड में है, तो सेकंड मतलब 2, एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। ठीक, तो 2 आ गई, 105.8 इज इक्वल टू 52.9। बेटा इतना तो यहाँ ज़्यादा मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन बनाना पड़ेगा। लिथियम अच्छा पहला हीलियम का है और उसके बाद लिथियम का है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा। चलो इंटू क्या आ गई, इंटू आ गई यहाँ 2, चलिए ये आ गई, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
अब ऐसे ही आप किसके लिए निकाल लेंगे, RLi2 पॉजिटिव के लिए इज इक्वल टू वही हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ क्या आ जाएगी 52.9 इंटू 9/3 किसके लिए, लिथियम के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 2 हो गई। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लीजिएगा। चलो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 105.8 अपॉन RLi2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 52.9 इंटू 2 अपॉन 52.9 इंटू 3, तो ये कैंसिल हो गए। 105.8 अपॉन RLi2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 2/3 है ना। तो RLi2 पॉजिटिव की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 10.5, ठीक, जो क्या है एक रॉन्ग आंसर है। तो डेटा जो दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो नहीं आ रहा, करेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। इसमें पेपर में नहीं आया होगा, यहाँ गलत है क्वेश्चन इस टाइम। Which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating? क्वेश्चन नंबर है आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 किस किस की रिएक्शन की जा रही है, एसीटोन की रिएक्शन की जा रही है। किससे की जा रही है, पेंटेन 2-on से। लो ये रहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और किससे रिएक्शन H CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। एक बात तो ये याद रखनी है कि ये रिएक्शन है कौन सी भाई, ये है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात बिल्कुल कही गई है। किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन। ये कह रहा कौन सा नहीं बनेगा, विच इज नॉट फॉर्म, ये भाई यहां चला जाएगा तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 C, इसी पर आपका CH3 और यहीं पर आपका OH, आगे CH2 फिर C डबल बॉन्ड O आगे CH3 आगे CH3, ये बनेगा, ठीक है। और ये आपका अगर बनेगा तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट भी बन जाएगा, यहाँ से अगर हीट कर दें तो ये वाटर रिमूव हो सकता है यहाँ से, तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बनेगा कौन सा, नहीं, फोर्थ नहीं बनेगा। आंसर जो जाएगा यहाँ से फोर्थ वाला जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। एक रिएक्शन दी गई है ना, इसके लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, EMF की वैल्यू निकालनी है। पहली बात, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, तो EMF का फॉर्मूला समझ लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू होता है E नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। भाई देखो ई सेल आपको निकालना है, ई सेल क्या करना है आपको निकालना है। ई नोट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये 10.5 नहीं होगी, ये एक्चुअली यहाँ गलत दे रखी है, क्या थी ये 1.05 थी, क्या होगी 1.05 माइनस 0.059। देखो यहाँ क्या हुआ होगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ होगा वो 2 का हुआ होगा क्योंकि चार्ज 2 पॉजिटिव है। लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ni से Ni2 पॉजिटिव बन रहा है तो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसी की कंसंट्रेशन ऊपर रख लीजिए, कितनी 0.001। देखो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसी का ऑक्सीडेशन, और नीचे क्या आ जाएगी 0.001, लेकिन इसका क्या आएगा भाई, इसका आएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ क्या है 2 है, तो फिर से आ जाएगी 0.001, एक से ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 डिवाइड कर लिया, और लॉग क्या आ जाएगा यहाँ 1 × 10⁻⁻3, ठीक।
तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा 1.05 माइनस 0.0295 इंटू -3 शुरू में आ सकता है, तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो ई सेल मतलब पूरा सॉल्व करके जो आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.96। ठीक, ये आ जाएगा बोल्ट में। सॉल्व कर लीजिएगा भाई इसको, बिल्कुल चिंदी से चीज़ है। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 ये रहा स्क्रीन पर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्टिविटी, ठीक, विद कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 विच इज नोन एज लुकास रिएजेंट। इन दोनों को मिला के लुकास रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको लुकास टेस्ट का नहीं पता, डिस्टिंक्शन का नहीं पता, तो चैनल पर पड़े हुए हैं बेटा, प्लेलिस्ट में पहुंच जाना और टेस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। जितने भी हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं, जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो आपका विक्टर मेयर टेस्ट हो चाहे लुकास टेस्ट हो। आगे क्या कह रहा है, प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड जो बेटे गलत है। टर्सरी वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी की और उससे कम प्राइमरी की। टर्बिडिटी जो तुरंत देता है, इमीडिएटली देता है, वो टर्सरी वाला देता है। तो आंसर जो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा स्क्रीन पर। इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इनटू आयोडेट। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज। भाई इसके लिए सबसे पहले तो रिएक्शन का याद होना जरूरी है। चलिए रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन क्या होती है, 2MnO4 1 निगेटिव प्लस H2O प्लस I निगेटिव। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें रिएक्शन, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करनी है। 2MnO2 प्लस 2OH निगेटिव प्लस IO3 1 निगेटिव। ये क्या कह रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हुई ये समझिए। देखिए यहां Mn की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो आ जाएगी +7 और इधर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी +4। निकाल लीजिए MnO4 में। कैसे निकल जाएगी, जिसकी निकालनी होती है उसकी x मान लो, +2 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +4। ऐसे इधर निकल जाएगी तो क्या हुई है, +7 से हुई है +4 और आंसर जो जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। ठीक है बेटा, तो ये आज की वीडियो का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर 100 जो होगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर आपको करनी है ताकि जो 5 मई को बच्चे पेपर देने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए, मतलब डिले ना हो, आपको पता ही ना लगे कि वीडियो कोई आ गई है चैनल पर। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट भी करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो एक्सप्लेन पेपर को किया है वो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, बाय, गुड नाइट।